हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो वैसा इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो a है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c ये तीनों का तीनों एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बस ये है हम लोग का डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैसा इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा, यानी जो हम लोग डिग्री कहते हैं, तो जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा वो 2 होना चाहिए। ठीक है, जिसका भी हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा, जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा, तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लिए 3x स्क्वायर और इधर कुछ नहीं लिखे, तो भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है। इसमें हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4, तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे क्योंकि पावर 2 है। हम अगर और एग्जाम्पल लेना चाहे तो 2x प्लस 4x स्क्वायर, इसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो ये मैटर नहीं करता है कि x का पावर इधर है या फिर इधर है। जो मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ा पावर है, वो 2 होना चाहिए। बस ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर यहाँ पे 2 हमें दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, जिसमें से एक मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस मेथड को हटा दिया गया, हमारे सिलेबस में नहीं है। 2 मेथड हमारे पास है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक मेथड। इन दोनों ही मेथड से हम x का वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी सीखेंगे। पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर के पहले अगर कोई कोफिशिएंट होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे 2 रहता, तो इस 2 को इस 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 2 नहीं है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही हो जाएगा इस तरह से। अब इस 35 का हम फैक्टर करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से हम x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो या फिर माइनस करो, किसी भी तरह से आपको ये जो बीच वाला जो टर्म रहता है, ये हमें लाना रहता है, जो x के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, यानी x का कोफिशिएंट जो दिया हुआ है, ये वाला टर्म हमें इन दोनों को प्लस या फिर माइनस करके लाना रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे 5 प्लस 7 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12। और हमें एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 35 होना चाहिए। 5 7 जा 35 और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी आप लोग को देख लेना है कि 35 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वरना फिर गलत हो जाएगा। 5 प्लस 7 आया, तो बस यहाँ पे आप लोग x लगा दो और ये वाला टर्म को इस 12x के जगह पे यहाँ पे ये वाला टर्म लिख देना है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा, और इन दोनों में से हम 7 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा। हमेशा क्या होगा कि ये वाला और ये वाला टर्म मिल जाएगा। जब मिल जाए तो इसे एक बार इस तरह से लिखना है और x प्लस 7 बराबर 0 हो गया। एक बार क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0 होगा और एक बार x प्लस 7 बराबर 0 होगा। तो ये प्लस 5 इक्वल टू का इधर आया, तो x बराबर -5 और इसी तरह से ये x इज इक्वल टू -7। इस तरह से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाने के लिए अभी आप लोग को सिखाया। अब चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग को बनाने के लिए सिखाता हूँ, और इसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसी तरह से क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पे अभी दूसरा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने के लिए पहले सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को सिखाया कि इसका जो कोफिशिएंट रहेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 1 जा 3 हो गया।
अब इसका फैक्टर करके हमें 2 लाना है, तो 3 का फैक्टर होगा नहीं, सिर्फ 3 1 जा 3 ऐसे ही होगा, क्योंकि 3 किसी का टेबल में तो आएगा नहीं। सो 3 1 जा 3 हो गया। अब हमें लाना कितना है, -2, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे -2 लाना है, +2 नहीं लाना है। सो -2 लाने के लिए क्या करना होगा, इसका साइन को चेंज कर देना पड़ेगा। ये प्लस में है तो माइनस में कर दिए, और ये माइनस है तो प्लस में कर दिए। अब देख लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे 3 में घटाए तो 2, दोनों में से 3 बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है, सो माइनस का साइन होगा। सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं -3x और प्लस यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 हम नहीं देते हैं। सो इस तरह से हम लोग लिखेंगे -3x + x इसके जगह पे, तो ये हो गया 3x² -3x + x, और ये -1 = 0 हो गया। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ये 3 1 जा, यहाँ पे 3 होगा, मैंने पहले बोला था इधर वाला टर्म आएगा तो 3 1 जा 3, ठीक है। इधर वाला टर्म 3 1 जा 3 था, तो देखो 3 1 जा 3 आ रहा है, और साथ ही इन दोनों को घटाने के बाद -2 भी आ जा रहा है, ठीक है। अब चलो कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3x, तो कितना बच गया, x बच गया, इसमें -1 बच गया, ठीक है। इसमें से 3x पूरा निकल गया तो बच गया सिर्फ 1। अब इन दोनों में देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो 1 लिख लेना, और इधर हो गया x - 1 = 0। सो x - 1 मिल गया, तो इसे हम लिख लिए, और 3x + 1 यहाँ पे बच गया, सो इसको लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार x - 1 = 0 करेंगे, और एक बार 3x + 1 = 0 करेंगे। सो यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1/3। सो x का वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन सेम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाने के लिए सीखा। अब चलो हम क्वाड्रेटिक मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखते हैं, जो कि हम लोग का वो दूसरा मेथड हो। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से बनाने के लिए सीखेंगे। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें मेथड सीखनी है, तो इस मेथड को भी हम सीख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम d निकालते हैं। d का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, और डिस्क्रिमिनांट यानी कि d का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। हमेशा d जो लेना वो कैपिटल लेना, ठीक है, कैपिटल D। इस कैपिटल D का मतलब है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। यहाँ पे ये b क्या है, जैसे आपको पता ही है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, वो ax² + bx + c = 0 होता है। सो ये a का वैल्यू होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, दैट मीन्स कि ये b का वैल्यू, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ये c का वैल्यू होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये b a c बस यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, d का वैल्यू फाइंड करना है। तो b यहाँ पे देख लो, b का जगह पे कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस है 4, a के जगह पे देख लो यहाँ पे 6 है, a का 6, यहाँ 6 लिए मल्टीप्लाई, c का देख लो यहाँ पे -12 है, तो -12 लिख लिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -4 6 जा 24। अच्छा देखो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब कर लो, 4 6 जा 24, 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, तो ये हो जाएगा 8, 4 4 8, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 288। और तो यहाँ पे हम 288 डाल दिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 289। सो ये d का वैल्यू हम निकाल दिए यहाँ पे 289। अब इसके बाद हमें निकालना है x का वैल्यू, तो यहाँ पर भी हमें 2 फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है, -b ± √d/2a, यह है x का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू प्लस में होगा, एक वैल्यू माइनस में होगा, ठीक है। तो पहले हम प्लस वाला निकालेंगे, उसके बाद फिर माइनस वाला निकालेंगे। आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ही साथ लिख लिया है, अलग अलग आपको लिखना होगा। तो यहाँ से बस ये माइनस हटा देना, ये वाला ये माइनस रहेगा, बस ये माइनस हटा देना है, कॉमा लगा के बस b - √d/2a कर देना, ठीक है। तो चलो हम एक ही साथ बनाते हैं। यहाँ माइनस है, माइनस रहने देंगे। यहाँ पे देखो b के जगह पे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, सो 1 लिख लिए। यहाँ प्लस माइनस दोनों रहने देते हैं। d के जगह पे हम जो वैल्यू निकाले 289, ये वाला लिखेंगे। सो यहाँ पे 289 हो गया। 2a के जगह पे हम कितना लिए हुए हैं, a के जगह पे है 6, सो हम यहाँ पे 6 लिख लिए।
ये -1 प्लस माइनस दिया हुआ है। अच्छा, रूट 289 किसका स्क्वायर रूट है? 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17 का। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 17, 2 6 ये हो गया 12। अब देखो एक बार अगर हम प्लस लेंगे, इसको हम यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। -1 यहाँ पे प्लस लिए, यहाँ पे माइनस, थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार प्लस लिए, यहाँ पे अब माइनस लेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 17 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 16 और नीचे है 12। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 और 1 18, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। इसको काट लो, कटेगा सो काट लेना, जो भी काटने के बाद आएगा वही आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। सो आप इस तरह से कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x का दोनों वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे काट ही दे रहा हूँ, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, एक 4/3 निकला और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4/3 और -3/2 निकल गया। तो कुछ इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो x का वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो ये दो मेथड है जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने हैं। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद हमें नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ना है। रूट्स क्या है? ये जो अभी हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं x का वैल्यू, यही हम लोग का रूट्स। यहाँ पे जो हम लोग रूट्स लेंगे वो अल्फा और बीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, नेचर ऑफ द रूट से इसी से रिलेटेड है। सो अब चलो हम नेचर ऑफ रूट्स को समझते हैं। सो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें 3 कंडीशन ध्यान में रखने हैं। चलो यहाँ पे तीनों ही कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले इसका फॉर्मूला देखा, b² - 4ac, तो अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मतलब क्या? 1 2 3 4 कुछ भी, अगर 0 से बड़ा आता है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, इसे हम देख लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगर डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू, जो हम फॉर्मूला देखें b² - 4ac, तो क्वेश्चन में जैसे हम लोग बनाएंगे तो b² - 4ac का जो वैल्यू निकला क्वेश्चन में बनाने के बाद, जैसे b² - 4ac का वैल्यू नेगेटिव में निकल गया, तो वहाँ पे हमें समझ जाना है कि जो नेचर ऑफ द रूट्स रहेगा वो क्या होगा? रियल और अनइक्वल होगा। यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभी अनइक्वल के जगह पे डिस्टिंक्ट भी रहता है, तो रियल एंड अनइक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि यदि d = 0 रहे, यानी कि जो हमने b² - 4ac का वैल्यू निकाला और उसका वैल्यू अगर 0 निकल जाता है, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। नेचर क्या होगा रूट्स का? रियल और इक्वल होगा, ठीक है। चलो तीसरा कंडीशन देखते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी d का वैल्यू 0 से कम रहेगा, 0 से कम दैट मीन्स कि निगेटिव में रहेगा, तो नो रियल रूट्स होगा। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? नो रियल रूट्स, यानी कि वो एक इमेजिनरी रूट्स होता है। अब ये जो नो रियल रूट्स है, यानी कि जो इमेजिनरी रूट्स है, इसके बारे में आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा डीपली से पढ़ोगे, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स अलग अलग करने को लेके, ठीक है। तो खैर 10th में नहीं है। सो बस यहाँ पे ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसी 3 चीज़ों से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है हम अगले वीडियो में किसी देखेंगे, किसी दूसरे वीडियो में। तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, और कोई भी चीज़ जो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो ये आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जब मैं आप लोग को अगला वीडियो जो क्वेश्चंस की होगी तो वो मैं जब बनाऊंगा तो वो सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा।